हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज से हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर इस यूनिट से पेपर में आएंगे और उस यूनिट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखिए, जैसा कि एक्ट के नाम से पता लग रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो शब्द है, जो एक्ट का नाम है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है नेगोशिएबल और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले इन 2 वर्डों का एक शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम लोग कि नेगोशिएबल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है और इंस्ट्रूमेंट का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। उसके बाद हम टेक्निकल मीनिंग देखेंगे, लीगल मीनिंग देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एज पर द लॉ। तो नेगोशिएबल, जब वर्ड ये सामने आता है नेगोशिएबल, तो नेगोशिएबल का जो शाब्दिक अर्थ है, नेगोशिएबल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। विच इज ट्रांसफरेबल, आप भी साथ साथ लिख लीजिएगा। ये शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूं, मतलब इसका लीगल मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो विच इज ट्रांसफरेबल या विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू another, which can transfer by one person to another। यानी कि ऐसी चीज नेगोशिएबल कहलाई जाती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सके। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का भी मतलब देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। इंस्ट्रूमेंट होता है ए रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ए रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज रिटन होगा। ए रिटन डॉक्यूमेंट, ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट is created in favor of another person, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि एक राइट क्रिएट होता हो इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। देखिएगा, देयर ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डॉक्यूमेंट। नॉर्मली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो चीज डॉक्यूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लीगल मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर लिखी हुई चीज जो कि पेपर पे लिखी जाती है तो दैट विल बी डॉक्यूमेंट, लेकिन हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो ऐसा नहीं है। हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल वो रिटन डॉक्यूमेंट जिससे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के फेवर में एक राइट क्रिएट किया जा सके उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट। क्लियर के लिए? तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। तो जो एक कंक्लूजन निकल सकता है इससे, ये निकल सकता है, एक कंक्लूजन निकल सकता है इससे कि एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट is not an instrument।
एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हर रिटन चीज एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट केवल वही डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक राइट क्रिएट किया जा सके इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। मैंने आपको अपने नोट्स दिए, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उससे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे एक राइट क्रिएट किया जा सके इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। लेकिन आपकी गाड़ी के कागजात जो हैं, आरसी जिसे हम कह देते हैं, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कह देते हैं कार का, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि पता लगता है कि ये कार किसकी है, कार का मालिकाना हक किसका है। आप जिस मकान में रहते हैं उसकी रजिस्ट्री के पेपर, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उन पेपरों से पता लगता है कि इस मकान का जो मालिकाना हक है वो किसका है। इट क्लियर? तो हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट जरूर होता है। तो बात कर रहे थे हम इस एक एक्ट की, कि ये एक्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। और सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक लीगल मीनिंग पर भी आएंगे कि नेगोशिएबल वो चीज होती है विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जो चीज ट्रांसफर की जा सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। और इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो जिससे एक राइट क्रिएट होता है इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिससे राइट क्रिएट किया जा सके इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, और जो कि ट्रांसफरेबल भी हो। जरूरी नहीं होता कि हर चीज ट्रांसफर की जा सके, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एक राइट क्रिएट किया जा सके इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन एंड विच कैन ऑल्सो बी ट्रांसफरेबल। तो अगर इस शाब्दिक अर्थ से देखा जाए तो एक तरह से तमाम चीजें जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर फॉल कर जाएंगी। हाँ, हम जो गाड़ी है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट भी है तो ट्रांसफरेबल भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है। हम प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं, बेचते ही हैं, तो इंस्ट्रूमेंट भी है और ट्रांसफरेबल भी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इस शाब्दिक अर्थ के हिसाब से तो कई सारी जो चीजें हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानी जाएंगी। इस वजह से इसके दायरे को कम करने के लिए एक्ट में बताया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ओनली प्रॉमिसरी नोट। हम बात करेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। आपने नाम जरूर सुना होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड तो आपने क्वेश्चन भी अकाउंट में खूब किए होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, एंड चेक, यानी कि जो भी हम इस एक्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो केवल इन तीन चीजों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एज पर द लीगल डेफिनेशन ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जबकि शाब्दिक अर्थ के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मानी जाएंगी। इसी वजह से इन्होंने एक लीगल डेफिनेशन दी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। चेक के अंदर बैंक ड्राफ्ट वगैरह वो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन मेनली केवल 3 चीजों को ही इन्होंने क्या माना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो जल्दी से बताइएगा कि जो एक एक्ट का नाम है वो क्लियर है आपको। उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी कि बेसिकली ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या करता है, किस तरह से वर्क करता है, इसका दायरा क्या क्या है। तो जल्दी से बता दीजिएगा अपने मैसेज करके कि क्या ये आपको क्लियर है या नहीं है, कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, और कोशिश कीजिए सभी बच्चे की बिल्कुल राइट टाइम रहा करें। रोजाना लेट होना अच्छी बात नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हमने आज से क्लास स्टार्ट की है, आज से लेक्चर स्टार्ट किया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। इन 2 वर्डों को पहले अलग अलग अर्थ समझते हैं कि नेगोशिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज विच कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक ऐसी चीज नेगोशिएबल होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है।
तो हम आसपास अपने बहुत सारी चीजों को पाएंगे ऐसी कि जो ट्रांसफरेबल है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिससे एक राइट क्रिएट किया जा सके इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो इसी से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ निकल के आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स a written document by which a right is created in favor of another person and which can also be transferable from one person to another। तो हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मिल जाएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगी। गाड़ी के जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दैट कैन ऑल्सो बी ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द जनरल मीनिंग। और जो हम जिस घर में हम रहते हैं उसकी रजिस्ट्री के कागजात ऑल्सो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर द जनरल मीनिंग। लेकिन लॉ मेकर्स के माइंड में बिल्कुल क्लियर कट एक विजन था कि जो ये एक्ट बना रहे हैं वो 1881 जो एक्ट इन्होंने बनाया है केवल 3 चीजों के ऊपर ही लगे। तो सेक्शन 13 में क्लियरली डिफाइन कर दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ओनली प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो चेक के साथ वो ड्राफ्ट वगैरह शामिल हो जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 13 में है, क्लियर कट डेफिनेशन है, लीगल डेफिनेशन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रॉमिसरी नोट। सर व्हाट इज ए प्रॉमिसरी नोट? तो ये सेक्शन 4 में हम डिफाइन करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, क्या काम करता है ये हम सेक्शन 5 में डिफाइन करेंगे। ओ चेक क्या है सर, ये सेक्शन 6 में हम डिफाइन करेंगे। पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बियरर। तो ये भी धीरे धीरे करके हम डिफाइन करेंगे कि सर ये ऑर्डर पेबल क्या होता है और बियरर पेबल क्या होता है। तो एक एक वर्ड हम इसे समझेंगे और आगे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अभी तक मैंने आपको क्लियर किया है कि एज पर द लीगल मीनिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है। केवल 3 चीजें ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। पहला क्या आता है आपका प्रॉमिस नोट, दूसरा क्या आता है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा क्या आता है चेक। ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट आर कवर्ड एज पर द लीगल definition of negotiable instrument। Is it clear to all of you? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे Is it clear to all of you? या अभी भी मुझे एक्सप्लेन करना है? जब तक आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं, जब तक आप मुझे बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए मत कहिएगा। वेरी गुड ऋषभ। तो चलिए अब इसकी जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट मतलब इसे भी मैंने कई सारी यूनिट में डिवाइड कर रखा है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कि प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और चेक क्या है। उससे धीरे धीरे करके हमें आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। तो मैं सीधे आ रहा हूं प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन पर कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। तो देखिएगा प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन निकाल लीजिएगा कि व्हाट इज ए प्रॉमिस नोट। और डेफिनेशन समझाने से पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि बेसिकली किस तरह की ट्रांजैक्शन में ये प्रॉमिसरी नोट काम करता है। सबसे पहले मैं ये क्लियर भी करना चाहूंगा आपको कि किस तरह की डेफिनेशन में प्रॉमिस नोट मतलब किस तरह की सिचुएशन में ये प्रॉमिस नोट काम करता है, क्यों लिखा जाता है, क्यों एक्सेप्ट किया जाता है ये प्रॉमिस नोट। देखिएगा 2 पार्टियां हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपने बहुत बार सुना होगा और आपने उसके न्यूमेरिकल भी किए होंगे। तो वहां एक रेस्ट्रिक्टेड पर्पज के तहत ही हम केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। यहां डिटेल आप सीखेंगे पूरी की पूरी कि बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में राइट्स क्या क्या हैं, लायबिलिटीज क्या क्या हैं वेरियस पार्टीज की, किस तरह से वो वर्क करता है। तो एक ट्रांजैक्शन है कि कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिस्टर बी को एक उधार दिया, एक लोन दिया, पीरियड के लिए एक लोन दिया। तो लोन दिया या कह सकते हो आप गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। कुल मिला के बी को ए का जो है उधार चुकाना है, बी को ए का उधार चुकाना है। अब
जब ए लोन दे रहा है बी को, या बी को वो गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पर, तो बेसिकली ए के पास जो है ना वर्किंग कैपिटल कम हो गई, यानी कि ए का जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया बी के पास, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे व्यापार कैश में ही हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, आप व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, उधार देना भी पड़ता है। लेकिन आपको अगर आगे मार्केट से माल उठाना है तो हो सकता है आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो, कुछ जगह आपको उधार मिल जाए, और हो सकता है कुछ जगह आपको कैश भी चुकाना पड़े, या किसी से आपने 2 महीने पहले उधार लिया था, अब आपको उसे पेमेंट करना है। क्योंकि किसी को भी ना पैसा जो है अपनी जेब में रखने के लिए नहीं चाहिए होता, वो मार्केट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। मुझे आज आपसे पैसा मिलेगा, मुझे आगे भी मेरी देनदारी है, मुझे आगे भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तो पर्पज ये पर्पज तो अभी आपको थोड़ा सा लेट क्लियर होगा। दूसरा पर्पज जो है प्रॉमिस नोट को लिखने का, कि ए के पास क्या एविडेंस है कि बी जो है बी को उसका पैसा देना है, तो कोई एक डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। तो बी क्या करता है, अपने ऊपर एक प्रॉमिस नोट को लिखता है। बी क्या करेगा, अपने ऊपर एक प्रॉमिस नोट को लिखेगा, ठीक है ना। एक पेपर लेगा, या तो स्टैम्प पेपर ले लेगा या एक सिंपल पेपर लेगा, और उसके ऊपर जो सरकारी स्टैंप होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिससे वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और एक प्रूफ बन जाता है, एक एविडेंस बन जाता है। तो ए बी क्या करेगा, अपने ऊपर एक प्रॉमिस नोट लिखेगा कि मैं वचन देता हूं ए को, जो भी अमाउंट होगा, से ₹10,000 के अमाउंट है जो गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट में, तो मैं बी अपना नाम बताएगा, मैं बी ए को वचन देता हूं कि मैं उसे एक पर्टिकुलर डेट पर 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, यही जो कागज पर उसने ये वचन दिया है, एक अपनी एक लैंग्वेज लिखी है, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए हैं, तो दिस इज कॉल्ड ए प्रॉमिसरी नोट। तो इसके 2 फायदे हैं प्रॉमिसरी नोट के। फायदा नंबर 1 कि ए के पास एक लीगल एविडेंस आ जाता है कि कल को अगर बी आनाकानी करता है तो उसके पास केस लगाने में आसानी पड़ती है। और दूसरा फायदा मैं धीरे धीरे करके भी आपको बताऊंगा कि जो मेन पर्पज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो वो क्या है। मेन पर्पज ये नहीं है, फायदा नंबर 1 इज नॉट द मेन पर्पज कि ए के पास केवल एविडेंस आए। तो एविडेंस के लिए तो और भी तरीके होते हैं, लेकिन एक फायदा है, और दूसरा फायदा जो है, जो मेन पर्पज है, वो कुछ और है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ए प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। According to section 4 of the Negotiable Instrument Act 1881, a promissory note is an instrument in writing। यानी कि promissory note क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है in writing। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी ये मत लिखिएगा ए promissory note is a document, ठीक है, क्योंकि ये नंबर कटेंगे। ये आपको टर्मोलॉजी के ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि क्योंकि दोनों वर्डिंग में अंतर है। तो promissory note is an instrument in writing नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। 1 मिनट के लिए से छोड़ते हैं बैंक नोट और करेंसी नोट क्या होता है। करेंसी नोट जैसे आपकी जेब में जो पैसे रखे हुए हैं वो करेंसी नोट का काम करते हैं, और करेंसी नोट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रॉमिसरी नोट का, लेकिन उसे डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखला दिया गया है। इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल विदाउट एनी रिजर्वेशन। अंडरटेकिंग का मतलब होता है एक तरह से प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है ना, एक तरह से प्रॉमिस होना चाहिए विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रिजर्वेशन, साइंड बाय द मेकर। जिसे उधार देना है उसे मेकर कहेंगे। इसमें 2 पार्टियां होती हैं, एक मेकर होता है और एक पेई होता है। तो जिसे उधार देना होता है, जैसे मैंने मेरे एग्जाम्पल में जो था, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया था ऑन क्रेडिट, तो बी राइट्स अपॉन हिम ए प्रॉमिसरी नोट विच इज पेबल टू ए। तो बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेकर बनेगा। बी जो बनेगा क्या बनेगा, मेकर बनेगा, और ए क्या बनेगा, वो बनेगा पेई। पेई का मतलब होता है जिससे आपको पेमेंट देना है। तो साइन बाय द मेकर, साइन बाय द मेकर, ध्यान दीजिएगा,
टू पे ए सर्टेन, ये सर्टेन अलग से है, सम ऑफ मनी एंड ओनली, ये ध्यान दीजिएगा, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, ये ओनली भी अपने आप में एक संकेत दे रहा है, टू ओ द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो प्रॉमिस नोट क्या है, जिसमें भी एक पर्सन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होगा, वो जो एसेंशियल कंडीशंस दिख रही हैं आपको वो सेटिस्फाइड होंगी। लैंग्वेज कोई रटन ही नहीं होती है कि मैंने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको लिखा दी और बिल्कुल लेटर बाय लेटर आपको वही लैंग्वेज चिपका के आनी है, ऐसा नहीं होता। केवल एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो प्रॉमिस नोट क्या है, इन राइटिंग होगा और जिसमें कि एक पर्सन जिसे हम मेकर कहेंगे वो दूसरे पर्सन को या उसके आदेशानुसार एक सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली देने का बिना किसी शर्त के वचन दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ए प्रॉमिस नोट। मैं संजय जैन और मैंने एक प्रॉमिस नोट लिखा कि मैं संजय जैन राहुल को 10,000 रुपये देने का वचन देता हूं अगली 1 जनवरी जो भी 2022 में आएगी। इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ए प्रॉमिसरी नोट। तो ये आपका एक प्रॉमिस नोट का काम करेगा। मैं संजय जैन राहुल को 1 जनवरी 2023 जो आने वाली 1 जनवरी 2023 है उसको 10,000 रुपीज और एक सोनी का 32 इंच का एलईडी टीवी देने का वचन देता हूं। बताइए कि वेदर दिस इज ए प्रॉमिस नोट और नॉट, जल्दी से बताइएगा। ऋषभ दिल्ली से हमारे साथ ऋषभ हैं, तो बताइए ऋषभ कि क्या ये प्रॉमिस नोट है? नो। अब मैं आपसे कारण भी पूछना चाहूंगा ऋषभ, तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट कि आपकी वॉइस मेरे तक आ सके। तो आपको पता है कि रेज कैसे करना है हैंड को? यस, वेरी गुड। ऋषभ बताइएगा कि क्यों प्रॉमिस नोट नहीं है? नहीं, मनी भी दे रहा है। मैंने बोला था कि मैं संजय जैन राहुल को आने वाली 1 जनवरी 2023 को 10,000 और एक सोनी का एलईडी टीवी देने का वचन देता हूं। हाँ, सभी बच्चे सुने, ये ओनली जो है ना, इस ओनली से ये पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सर्टेन सम ऑफ मनी ही होना जरूरी है। अगर आप मनी के अलावा कुछ और भी देने का बात करेंगे तो दैट विल नॉट बी ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट। और कई बार लैंग्वेज आएगी पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये प्रॉमिस नोट है या नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या नहीं है, और विद रीजन आपको देना पड़ेगा कि है या नहीं है। तो आपको कारण भी पता होने चाहिए। वेल डन बेटा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल अंशिका बताएंगी। अंशिका जी आप ही बताइए कि मैं संजय जैन आने वाली 1 जनवरी 2023 को राहुल को जो भी उस समय सम ड्यू होगा, मतलब राहुल को मुझे जो भी देना होगा, समय समय पर मेरी ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं, तो जो भी सम ड्यू होगा मैं 1 जनवरी 2023 को, आने वाली 1 जनवरी 2023 को देने का वचन देता हूं। बताइए वेदर दिस इज ए प्रॉमिस नोट और नॉट, जल्दी से बताइएगा। अंशिका, व्हाई नॉट? रीजन क्या है? आंसर सही है आपका कि सर ये प्रॉमिस नोट नहीं होगा, और मुझे मालूम है कि रीजन भी आप सही ही सोच रही होंगी कि क्यों ये प्रॉमिस नोट नहीं है। मैं अपनी तरफ से बता ही देता हूं सभी बच्चों को कि यहां पर प्रॉमिस नोट तभी होगा टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। तो सम ऑफ मनी तो है, वहां पर हमने कोई इन काइंड की बात नहीं करी है, लेकिन वो चीज सर्टेन नहीं है। यानी कि यही नहीं पता कि 1 जनवरी 2023 को मुझे राहुल को कितना अमाउंट पेमेंट करना है। मैंने बोला कि जो भी अमाउंट ड्यू होगा उस डेट पर वो अमाउंट मैं देने का वचन देता हूं, तो इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिस नोट बिकॉज द अमाउंट सम ऑफ मनी इज नॉट सर्टेन। इट इज क्लियर? एक एग्जाम्पल और सुनिएगा कि मैं संजय जैन राहुल को
आने वाली 1 जनवरी 2023 को 10,000 देने का वचन देता हूं, और बशर्ते कि मैंने राहुल से जो सामान मंगवाया हुआ है तो वो मेरे पास ड्यू डेट तक पहुंच जाए। राहुल को मुझे देना होगा ना पैसा, वो क्यों देना होगा? हो सकता है राहुल से कुछ मैंने गुड्स क्रेडिट पर लिया हो और अभी सामान रास्ते में ही हो और अभी तक पहुंचा नहीं है, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी कि राहुल से जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, व्हाट एवर द केस में भी, तो वो मुझे मिल जाए। तो वेदर दिस टाइप ऑफ प्रॉमिस नोट इज ए वैलिड प्रॉमिस नोट और नॉट, बताइएगा कि क्या ये वैलिड प्रॉमिस नोट है या नहीं है। वेरी गुड, ये भी प्रॉमिस नोट वैलिड नहीं है बिकॉज इट इज ए कंडीशनल प्रॉमिस। और यहां पर प्रॉमिस नोट को वैलिड बनाने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? वो होना चाहिए अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? इसके कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले जो लास्ट वाला पॉइंट है कि प्रॉमिस नोट टू और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हो सकता है ऑर्डर और एक हो सकता है बियरर। एक हो सकता है ऑर्डर और एक हो सकता है बियरर। यानी कि ऑर्डर में तो क्या होता है, एक सर्टेन पेई होता है, सर्टेन पेई का नाम लिखा हुआ होता है, सर्टेन पेई का नाम लिखा होता है। जो भी मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं संजय जैन 1 जनवरी 2023 को राहुल को, तो राहुल इज द सर्टेन पेई, तो दिस प्रॉमिस नोट इज एन ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट। इज इट क्लियर? बियरर में क्या होता है, किसी को भी, एनीवन। बियरर में क्या होता है, आप किसी का नाम नहीं लिखते हैं और ये बोलते हैं कि जो जिसके पास भी ये होगा मैं उसे देने का वचन देता हूं, तो दिस इज कॉल्ड बियरर। अगर आप देखेंगे ना तो करेंसी नोट जितने भी होते हैं, करेंसी नोट को आप ध्यान से आप देखिएगा, अपनी जेब से निकाल के कोई भी डिनोमिनेशन का करेंसी नोट हो आपके पास, चाहे 20 रुपीज का हो, 50, 100 का हो, तो वहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और अगर 100 रुपए का नोट है तो वो एक अंडरटेकिंग देता है कि मैं इसके धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, है ना। तो वो एक उसमें नाम नहीं लिखा होता, एक सर्टेन पेई का नाम नहीं लिखा होता, यानी कि जिसके पास भी होगा। ये क्यों लिखी जाती है? क्योंकि देखिए, कई बार हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट फेल हो जाए, देश की करेंसी फेल हो जाए, देश की करेंसी पर लोगों को विश्वास ना हो, तो उस केस में क्या होता है, जितने भी आपके पास करेंसी नोट है आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ले जाइए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड उतने अमाउंट का आपको प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि गोल्ड तो एक इंटरनेशनल करेंसी हो जाती है और जो आपके रुपीज की करेंसी है वो एक डोमेस्टिक करेंसी है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, तो जितने भी आपके पास करेंसी नोट है आप उन्हें आरबीआई के पास ले जाइए और आरबीआई आपको उतनी वैल्यू का आपको गोल्ड प्रोवाइड करा देगा। तो दैट इज कॉल्ड ए बियरर इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? बियरर इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता है वो कि जहां पर एक सर्टेन पेई का नाम नहीं लिखा होता, जिसके पास भी है, जैसे एक जुमला कहावत चलती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जिसके पास भी है वो ही उसका क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या प्रॉमिस नोट बियरर हो सकता है, तो आप बताएं, क्या प्रॉमिस नोट बियरर हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि एक प्रॉमिस नोट बियरर हो? क्यों बेटा अंशिका, क्यों बियरर नहीं हो सकता? अंशिका ने कहा नो, हर्ष ने कहा यस। अंशिका, क्यों बियरर नहीं हो सकता? क्या आप मुझे कारण बताएंगी? खुशी ने भी कहा यस। ऋषभ, आपका क्या जवाब है बेटा? पंचिका कह रही है प्रॉमिस टू ए पर्टिकुलर पर्सन। बेटा यहां पर आगे लिखा हुआ तो है टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, यानी कि ये ऑर्डर भी हो सकता है और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या बियरर भी हो सकता है, यानी कि दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यहां पर लिखा हुआ है ओ टू द
order of the certain person, यानी कि to a certain person or the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो यहां से तो लिख रहा है कि लग रहा है कि एज पर सेक्शन 4 प्रॉमिस नॉट बियरर हो सकता है। क्लियर बेटा? यस। देखिएगा, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रॉमिस नॉट कैन बी बियरर, लेकिन एक सेक्शन 31 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन कैन इशू सच ए प्रॉमिस नोट विच इज पेएबल टू द बियरर। ऑल्दो सेक्शन 4 ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कि प्रॉमिस नोट बियरर हो सकता है, लेकिन एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एज पर सेक्शन 31 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो पर्सन can issue such a promise note which is payable to the bearer other than RBI and Government of India। यानी कि इंडिया में केवल बियरर प्रॉमिस नोट इशू करने की जो पावर है केवल सिर्फ और सिर्फ दो संस्थाओं के पास है, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम दोनों को मिला के बात करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉमिस नोट बियरर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 31 इस बात को रोकता है। तो देखिएगा नोट में सेकंड पॉइंट, the word or the bearer of the instrument, the words or to the bearer of the instrument have become inoperative in view of the provision contained in section 31 subsection 2 of Reserve Bank of India Act, which provides that no person in India other than Reserve Bank of India or the central government can make or issue promissory note payable to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट, जो कि मना करता है कि इंडिया में अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी संस्था प्रॉमिसरी नोट, कोई भी व्यक्ति प्रॉमिस नोट ऐसा इशू नहीं कर सकती विच इज पेएबल टू द बियरर। इसका मतलब यह है कि आप प्रॉमिस नोट केवल ऑर्डर पेएबल ही इशू कर पाएंगे, बियरर पेएबल इशू नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी आपके सामने कि डिफाइन द प्रॉमिस नोट, तो आपको वहां पर ये वर्ड जरूर लिखने पड़ेंगे ओ टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जब भी केस स्टडी आपको उसके केस स्टडी आएगी कि आप बताइए कि ये प्रॉमिस नोट है यानी ये बियरर से रिलेटेड है, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 31 का हवाला देंगे और ये बताएंगे कि एज पर रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट, अगर सेक्शन नहीं भी याद रहे तो एज पर रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट प्रॉमिस नोट इज नॉट पॉसिबल कि वो बियरर इशू हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पार्टियों के हिसाब से दो तरह के प्रॉमिस नोट होते हैं जी, एक होता है ऑर्डर पेबल और एक होता है बियरर। ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया, जहां पर एक सर्टेन पेई का आप नाम बताओगे, और बियरर का मतलब हो गया कि कोई सर्टेन पेई नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हिसाब चलेगा इसमें, और जिसके पास भी होगा उसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। इट क्लियर? टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द टाइम भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट और एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी टर्मिनोलॉजी हम यही समझ लेते हैं, बार बार जिक्र आएगा इनका। टाइम इंस्ट्रूमेंट जानते हैं इनके बारे में आप? कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं संजय जैन रोहित को 1 जनवरी आने वाली 1 जनवरी 2023 को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो दिस इज द टाइम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक टाइम बता रखा है। क्लियर है? रोहित उससे पहले मेरे से डिमांड नहीं कर पाएगा, मतलब लीगली डिमांड नहीं कर पाएगा। अगर करता है, मुझे उस पर तरस आता और मेरे पास अवेलेबिलिटी हुई तो ठीक है, मुझे कोई रोकेगा भी नहीं कि मैं उसका पेमेंट ना करूं, लेकिन लीगली आप डिमांड नहीं कर सकते। वो एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है, तो एक पर्टिकुलर डेट पर ही आप डिमांड कर पाएंगे। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं रवि को ऑन डिमांड 1 जनवरी टाइम का जिक्र नहीं होगा उसमें, मैं रवि को या रोहित को ऑन डिमांड 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं। तो जब भी उसका मन करेगा वो तभी में से पेमेंट लेने आ सकता है। तो दिस इज ऑन डिमांड। इट के लिए
तो दिस इज ऑन डिमांड, जहां पर आपका टाइम निश्चित नहीं होता, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, और जहां पर एक टाइम निश्चित होता है वो एक टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। तो नोट में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ए प्रॉमिस नोट में बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि प्रॉमिस नोट में डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो आप डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पार्टी भी दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या तो बियरर होगा या ऑर्डर होगा। तो प्रॉमिस नोट ऑर्डर पेबल होगा, बियरर पेबल नहीं होगा। इन दोनों में से एक समय में एक ही बात होगी, या तो क्योंकि दोनों उल्टी है ना, डिमांड होगा या टाइम होगा। इसी तरह से पार्टियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो या तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा या वो बियरर होगा, तो इन दोनों में से एक होगी। लेकिन डिमांड के साथ वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या टाइम के साथ वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्योंकि दो बेसिस अलग अलग है। एक होता है ऑर्डर पेबल, एक होता है ऑर्डर पेबल, और एक होता है बियरर पेबल। बियरर तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑन डिमांड हो सकता है या ऑर्डर ऑन टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। यानी कि ऑर्डर एक सर्टेन पे ही है, लेकिन वो डिमांड जब करेगा तब भी पेमेंट हो सकता है, या एक सर्टेन पे को हम एक टाइम निश्चित कर दें उसके अकॉर्डिंगली भी पेमेंट हो सकता है। डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट में से एक समय में एक ही बात होगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट है। और ऐसी ऑर्डर और बियरर में से दो में से एक बात ही पॉसिबल होगी एक समय में, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट है। वो एक अलग बात है कि एक्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रॉमिस नोट बियरर हो ही नहीं सकता, तो इसकी तो बात हम करेंगे ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो नोट्स के दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि नोट्स में जो दो पॉइंट लिखे मैंने, एक एक वर्ड एक एक लेटर आपको क्लियर है या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट। तो बड़ी सिंपल सी है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉमिस नोट, बहुत ही आसान है। जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा, तो सारी की सारी जो कीवर्ड्स हैं वहां पर वो एसेंशियल एलिमेंट ही हैं। जैसे सबसे पहले एक इन राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट मींस एन इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज होता है इन राइटिंग। मैं संजय जैन, मैंने बोल के यानी कि ओरली प्रॉमिस किया, मैं संजय जैन रोहित को आने वाली 1 जनवरी 2023 को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं। उसने मेरी वीडियो बना ली, ठीक है ना, उसने मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या ये प्रॉमिस नोट है? आंसर इज नॉट। क्यों? क्योंकि इन राइटिंग प्रॉमिस नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है कि इन राइटिंग होना चाहिए। प्रॉमिस नोट इन राइटिंग ही हो सकता है। सेकंड है एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, ये भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं किसी इंस्ट्रूमेंट को कि मैं संजय जैन रवि का या रोहित का जो भी पार्टी है 10,000 रुपए का देनदार हूं, ऋणी हूं, मैं ये कह सकता हूं, और अपने साइन करके मैंने उसे डिलीवरी दे दी रोहित को। तो क्या ये प्रॉमिस नोट है? आंसर इज नॉट। क्यों? क्योंकि मैंने ये तो माना कि मैं ऋणी हूं, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं उस 10,000 रुपए को आपको चुकाऊंगा। इरेट के लिए तो जब तक आप चुकाने का वचन नहीं देंगे, तो जब तक वो एक रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन को की क्राइटेरिया को फॉल नहीं करेगा, प्रॉमिस नोट की डेफिनेशन की एसेंशियल एलिमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो दूसरी एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। हेडिंग आपको याद रहनी चाहिए। अंदर का मैटर में कोई टेक्निकल बातें नहीं होंगी, वो तो जब आपने हेडिंग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रखा है, समझ रखा है, तो अंदर की बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तो पहली एसेंशियल एलिमेंट क्या है? इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है आपका? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना जरूरी है। इरेट के लिए एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मैं एक्नोलिज कर रहा हूं कि मैं दूसरे व्यक्ति का देनदार हूं, खाली एक्नोलिजमेंट इज नॉट कॉल्ड एज प्रॉमिस नोट। तो देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे एंड नॉट मियर एक्नोलिजमेंट ऑफ इंडेटनेस। यानी कि एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए पेमेंट करने का, खाली इंडेटनेस की एक्नोलिजमेंट से ही काम नहीं चलेगा। स्टेट विद रीजन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज ए प्रॉमिसरी नोट और नॉट। तो आपको ये बताना है कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिस नोट है या नहीं है। मिस्टर बी
आई ओ यू ₹500, मैं आपका 500 रुपए का ऋणी हूं। तो आंसर इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि यहां पर आप देने का वचन नहीं दे रहे हैं। सेकेंड जो लैंग्वेज है, वी हैव रिसीव्ड द सम ऑफ 500 इन कैश फ्रॉम मिस्टर बी। आप ये तो मान रहे हैं कि मिस्टर बी ने आपको 500 रुपए दिए, लेकिन आप ये कहां कह रहे हैं कि मैं इसे चुकाऊंगा, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। तीसरा, वी हैव रिसीव्ड द सम ऑफ 500 इन कैश फ्रॉम बी, दिस अमाउंट विल बी रीपेड ऑन डिमांड। तो आप इस लैंग्वेज में ये भी कह रहे हैं कि मुझे 500 रुपए बी से रिसीव हुए, और साथ के साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जब वो डिमांड करेगा मैं उसे चुका दूंगा। तो अगर बाकी एसेंशियल भी सेटिस्फाइड हुई इसमें, क्योंकि इस लैंग्वेज से ये कम से कम नहीं लग रहा कि कोई डिससेटिस्फाइड कंडीशन है, तो अगर बाकी और भी एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो दिस इज ए प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट, वी प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ 500, तो दिस इज ऑल्सो ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट। तो जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट है, क्राइटेरिया हैं, जो दो मैंने अभी तक बताए हैं, बोथ कंडीशन आपको समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। पहली क्या थी, इन राइटिंग, दूसरी क्या थी, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट वाज डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, यानी कि आप प्रॉमिस टू पे कर तो रहे हैं लेकिन वो अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी शर्त के होना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी दे दिया कि अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो ऑर्डिनरी मैनकाइंड के अनुसार होगी तो जरूर, लेकिन उसका समय नहीं पता, समय अनसर्टेन है, तो ऐसी कंडीशन को भी कंडीशन नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आपने प्रॉमिस किया पेमेंट करने का किसी को, और एक ऐसी कंडीशन के ऊपर उसे डिपेंडेंट बनाया जो कि होगी तो जरूर, यानी कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कंडीशन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, होगी तो जरूर, लेकिन अगर उसका समय अनिश्चित है, अनसर्टेन है, तो ऐसी कंडीशन को कंडीशन नहीं माना जाता। इट मींस वो प्रॉमिस टू पे जो है वैलिड हो जाएगा। मैं संजय जैन रोहित को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं रवि की डेथ के 7 दिन बाद। तो एक थर्ड पर्सन है रवि, जिसे हम जानते हैं। तो मैंने बोला कि मैं रोहित को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं रवि की डेथ के 7 दिन बाद। तो ये एक घटना होना तो जरूर है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी जरूर, लेकिन किसी के भी जाने का समय अनिश्चित होता है। तो इस घटना के आधार पर मैंने एक प्रॉमिस नोट लिखा। क्लियर है? ये कंडीशनल है, लेकिन ये कंडीशनल होते हुए भी कंडीशनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन के अंदर भी फॉल करता है कि अगर प्रॉमिस नोट को आप किसी घटना के ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं कि जो कि होनी तो जरूर है लेकिन उसका समय अनिश्चित है, तो वो कंडीशनल पेमेंट, कंडीशनल प्रॉमिस कंडीशनल माना नहीं जाता और वो अनकंडीशनल माना जाता है। इट मींस वो वैलिड प्रॉमिस नोट की कैटेगरी में आएगा। तो पढ़िएगा मेरे साथ, द प्रॉमिस मस्ट बी डिफाइंड एंड अनकंडीशनल। इट मे बी नोटेड दैट ए प्रॉमिस टू पे इज नॉट कंडीशनल इफ इट डिपेंड्स अपॉन एन इवेंट, if it depends upon an event which is certain to happen but the time of its occurrence may be uncertain। जो कि होगी तो जरूर लेकिन उसका टाइम अगर अनसर्टेन है तो ऐसी एक तरह से प्रॉमिस को कंडीशनल होने के बाद भी कंडीशनल नहीं माना जाता और वो वैलिड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, State with reason whether each of the following instrument is a promise note. I promise to pay B 500 7 days after my marriage with माधुरी और श्री देवी। खाली एक से भी काम नहीं चल रहा, दो पर नजरें गड़ाए हुए हैं। I promise to pay B ₹500 7 days after my marriage with माधुरी और श्री देवी। तो एक व्यक्ति ने प्रॉमिस नोट लिखा कि मैं B को 500 रुपए दूंगा जब मेरी शादी माधुरी या श्री देवी से हो जाएगी उसके 7 दिन के बाद। तो ये कोई घटना ऐसी तो है नहीं कि जो होगी ही जरूर,
तो ये कंडीशनल पेमेंट है और कंडीशनल प्रॉमिस है, इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिस, सी नॉट, तो नॉट ए वैलिड। नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू पे बी फॉर ₹500 ऑन D's death प्रोवाइडेड D लीव्स मी एनफ मनी टू पे दैट सम। मैं प्रॉमिस करता हूं कि बी को 500 रुपए दूंगा डी की डेथ के बाद, तो यहां तक होता तो वैलिड हो जाता, और आगे एक कंडीशन और लगा दी, तो दो कंडीशन, एक तो डी की डेथ कंडीशन है और दूसरी है प्रोवाइडेड डी लीव्ड मी एनफ मनी टू पे दैट सम। प्रोवाइडेड की शर्त यह है कि डी मुझे उतना पैसा आपको देना है, मुझे बी को देना है, तो वो छोड़ के भी तो जाए। तो ये तो संभव जरूरी नहीं है ना, होने को हो भी सकता है कि डी 500 रुपए छोड़ कर जाए, और होने को ये भी हो सकता है कि डी भैया बिल्कुल ही भूखा नंगा हो और डी बिल्कुल भी ना छोड़ के जाए, तो ये भी एक प्रॉमिस नॉट वैलिड नहीं होगा। तीसरा, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन D's डेथ। मैं प्रॉमिस करता हूं बी को 500 रुपए देने का डी की डेथ के बाद, तो ये वैलिड प्रॉमिस नॉट होगा, क्योंकि ये संभव, ये हो घटना होगी तो जरूर कि डी कभी ना कभी मरेगा, लेकिन बस यही तो बात है कि आपको उसका समय नहीं पता, तो ऐसी कंडीशनल पेमेंट को कंडीशनल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो साइन बाय द मेकर। इसके तो कुछ एग्जाम्पल देने नहीं है कि जो भी मेकर होगा वो साइन जरूर होने चाहिए उसके। नेक्स्ट जो एसेंशियल है, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, सर्टेन सम होना चाहिए, और एक अगला एसेंशियल एलिमेंट आएगा सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली होना चाहिए। तो ये भी दोनों मैंने आपको बता चुका हूं, एक बार पढ़ लेते हैं यहां से भी। द प्रॉमिस must be to pay a certain sum. Negotiable instruments are meant for free circulation, and if their value is not clearly mentioned on the instrument, their circulation would be materially impeded. अगर कोई चीज सर्टेन नहीं होगी तो उसका जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित होगा उससे, यानी कि सब लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग यूज तभी करते हैं अगर कोई चीजें सर्टेन है। The sum payable is also certain in the following cases, where it is payable along with interest and either the amount of interest itself or the rate of interest is given. देखिए इन केसेस में ये सर्टेन माना जाएगा अगर कोई अमाउंट पेबल विद इंटरेस्ट है, ठीक है, तो या तो आप इंटरेस्ट की अमाउंट ही लिख दें या रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दें, तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। मैं रवि को 1 जनवरी 2023 को 10,000 रुपए देने का और प्लस 12% वार्षिक ब्याज देने का वचन देता हूं 16 महीने का, तो आराम से पता लग जाएगा कि 10,000 रुपए पर 16 महीने का ब्याज कितना बैठेगा। और वेयर इट इज पेबल एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ एक्सचेंज, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी ये मानी जाएगी सर्टेन है। स्पेसिफाइड रेट ऑफ एक्सचेंज, सपोज कीजिए कि अमाउंट में लिखा हुआ है कि मैं रवि को जो है 10,000 रुपए डॉलर में देने का वचन देता हूं, 10,000 रुपए डॉलर में। अब क्योंकि डॉलर के जो रेट है वो रोजाना चेंज होते हैं, तो आप अगर ये लिख दें कि किस रेट से चेंज करना है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है एग्जैक्टली किस रेट से आप कन्वर्ट करेंगे, तो वो फिर ये सर्टेन ही माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, स्टेट with reason whether each of the following instrument is a promissory note or not. I promise to pay B 500 and all other sums which shall be due to him. तो ये तो promise note नहीं होगा क्योंकि certain नहीं है। I promise to pay B ₹500 first deducting there out any money which he may owe me. यानी कि मैं 500 रुपए देने का वचन देता हूं, उसमें से पहले वो काटूंगा जितने उसे भी मुझे देने हैं। अब जितने उसे कितने देने हैं भाई तुझे, तो ये तो पता नहीं है, तो ये भी प्रॉमिस नॉट वैलिड नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 along with interest देयर ऑन, तो ये भी नहीं है क्योंकि ना तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और ना ही इंटरेस्ट की अमाउंट दे रखी है, तो ये भी एक वैलिड प्रॉमिस नॉट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। इसको भी मैं अच्छी तरह समझा चुका हूं आपको कि सिर्फ और सिर्फ मनी का ही जिक्र होना चाहिए, इसके अलावा मनी के अलोंग विद अगर इन काइंड भी है तो वो वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आई प्रॉमिस
टू डिलीवर बी 100 किलोग्राम ऑफ पैडी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मनी है ही नहीं इसमें, इसमें तो सारा इन काइंड है। आई प्रोमिस टू पे बी 500 एंड डिलीवर 100 किलोग्राम ऑफ पैडी, तो इसमें अलोंग विद मनी इन काइंड भी है, ये भी नहीं है। आई प्रोमिस टू पे बी 500 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक होर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट, तो ये भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। क्लियर बेटा, सभी बच्चे बताएंगे? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है। और एक लास्ट एसेंशियल है, सर्टेन पे ही होना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो लिखा हुआ है वहां बियरर भी हो सकता है, लेकिन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ऑफ आरबीआई ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है कि आप बियरर प्रॉमिस नोट इशू कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है पे सर्टेन होना चाहिए। द पे मस्ट बी सर्टेन वेयर द पे इज डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली, से कैप्टन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रिकेट टीम, प्रेसिडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लब, मैनेजर ऑफ द पर्टिकुलर बैंक, द प्रॉमिस नोट इज वैलिड इफ द पे कैन बी असर्टेन्ड बाय एविडेंस। तो अगर आपने नाम भी नहीं लिखा, आपने लिखा कि मैं आने वाली 1 जनवरी 2023 को बीसीसीआई, ठीक है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को 10,000 रुपए देने, उसके प्रेसिडेंट को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो आज प्रेसिडेंट कोई और हो सकता है, लेकिन 1 जनवरी 2023 को कोई और होगा, लेकिन पता तो लग जाएगा ना कि 1 जनवरी 2023 को प्रेसिडेंट कौन है, वो एविडेंस से पता लगाया जा सकता है, तो वो भी फिर सर्टेन पे ही माना जाएगा। क्लियर बेटा, सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है। पार्टी टू ए प्रॉमिस नोट, कौन कौन सी पार्टियां हैं? 2 पार्टियां हैं, मेकर और पे। मेकर यानी कि जो लिखता है, पे जो सर्टेन पे ही है, जिसे आप देने का वचन दे रहे हैं, जिसे आप पेमेंट करने का वचन दे रहे हैं, तो दैट इज द पे। तो देयर आर 2 पार्टी टू ए प्रॉमिस नोट एरेंडर, द पर्सन हु मेक द प्रॉमिस नोट इज कॉल्ड द मेकर, द पर्सन टू होम और टू हुज ऑर्डर द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड द पे। तो जिस पर्सन को पेमेंट करने का वचन दिया जाता है या जिसके ऑर्डर के अनुसार पेमेंट करने का वचन दिया जाता है, तो इट इज कॉल्ड द पेई। क्लियर बेटा? नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेक योर टाइम, कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से कि आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर बेटा? गुड गुड गुड। चलिए 2 क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक्स executes a promise note in the following form: I promise to pay a sum of 10,000 after 3 months. Decide whether promise note is a valid promise note. बताइएगा whether it is a valid promise note or not. बताइएगा। जो ब्रेन जगलर है यहां पर पहले वाला, तो क्या ये वैलिड प्रॉमिस नोट है? आई प्रॉमिस टू पे ए सम ऑफ 10,000 आफ्टर 3 मंथ। वेरी गुड, ये वैलिड प्रॉमिस नोट है। अब देखिए लिखना कैसे है, इसे प्रैक्टिस भी हमें करनी है। मैंने हर चैप्टर के बाद कुछ सोल्ड क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं और आपको, और कुछ अनसोल्ड भी। अनसोल्ड बहुत कम है, वो इसलिए भी दिए मैंने आपको जिससे आप भी कुछ प्रैक्टिस करें, और उनके सोल्ड जरूर कुछ ना कुछ, मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन सोल्ड एग्जाम्पल में भी होंगे। अब डिपेंड करता है ये कितने नंबर का आता है। माना अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आप लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिस नोट, सॉरी ये वैलिड प्रॉमिस नोट है बिकॉज इन दिस प्रॉमिस नोट इज सर्टेन सम ऑफ मनी इज पेबल, ठीक है ना। और अगर ये 3 नंबर 4 नंबर का आता है तो आप लिख सकते हैं कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस नोट द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर ए वैलिड प्रॉमिस नोट। पहले लिख सकते हैं राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा लिख सकते हैं प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, तीसरा लिख सकते हैं सर्टेन पे होना चाहिए, चौथा लिख सकते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, ये सब लिखना चाहिए। अब फिर आप लिखेंगे बिकॉज इन द केस स्टडी गिवन अबव ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड प्रॉमिस नोट आर सेटिस्फाइड, सो दिस इज ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट। तो
हमें इररेलेवेंट चीज कुछ भी नहीं लिखनी है, रेलेवेंट ही लिखनी है। अगर मार्क कम है तो डायरेक्टली आप केवल उस पॉइंट पर प्रकाश डालिए जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर थोड़े से ज्यादा नंबर का है तो एक पहले फाउंडेशन बनाइए, प्रॉमिस नोट क्या है, उसकी क्या एसेंशियल्स होती हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा। मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन न देके पहले एक फंडामेंटल फाउंडेशन बनानी है और फिर उसे लिंक करना है। तो यही है। तो दिस इज द वैलिड प्रॉमिसरी नोट बिकॉज ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट आर प्रेजेंट। तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। तो लिख लीजिएगा, चलिए, इट इज ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट because all essentials of valid promise note are present। सारी की सारी जो एसेंशियल एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है एक चीज और, हाँ, इसमें एक चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, एक ओवरलुकिंग हो गई मेरे से भी, ध्यान दीजिएगा बेटा, वापस आइएगा। मिस्टर एक्स एग्जीक्यूट ए प्रॉमिस नोट इन द फॉलोइंग फॉर्म, आई प्रॉमिस टू पे ए सम ऑफ 10,000 आफ्टर 3 मंथ। इसमें सर्टेन पेई नहीं है, इसमें सर्टेन पेई नहीं है, इसमें सर्टेन पेई नहीं है, तो इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिस नोट। It is not a valid promise note because certain pay are missing। certain pay नहीं है, तो लिख लीजिएगा, it is not a valid promise note because all essential of valid promise note are not present। तो अब कौन सी वाली present नहीं है वो लिख आइएगा, because in this case certain pay is missing, because certain pay is missing, certain pay is missing। now बेटा इट क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर एक्स प्रोमिसेड बाय वे ऑफ ए प्रॉमिस नोट टू पे मिस्टर वाई। तो यहां पर है certain pay, his partner is sum of 10,000 in the event of later's retirement from the partnership firm। Decide giving reason for your answer whether the promise note is a valid promissory note। तो ये बेटा इसमें बहुत सारी चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। यहां लिखा हुआ है कि एक्स प्रॉमिस कर रहा है वाई को, अपने पार्टनर को 10,000 रुपए देने का इन द इवेंट ऑफ लेटर रिटायरमेंट। लेटर रिटायरमेंट का मतलब है जब वाई रिटायर होगा फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अब ये बड़ा मुश्किल है कि क्या ये चीज जरूर होती है कि कोई भी व्यक्ति जो पार्टनरशिप फर्म में आया है वो रिटायरमेंट होगा ही होगा। डेथ के बाद तो रिटायरमेंट होगा ही होगा, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन डेथ के अलावा कोई केस या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो, कोई एक निश्चित इवेंट हो कि एक सर्टेन एज पर पहुंचने के बाद वाई को रिटायरमेंट होना है, या कोई एक ऐसी इवेंट जो कि होनी जरूरी है उसके बाद वाई को रिटायरमेंट होना है। अब क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज नॉट ए सिचुएशन की जो होगी ही जरूर, जो जरूर होगी, क्योंकि जो एक्सेप्शन दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर आप एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो कि ऑर्डिनरी मैन काइंड के अनुसार होनी जरूरी है, वो एक अलग बात है कि समय अनिश्चित है, तो वो कंडीशन होते हुए भी नहीं मानी जाएगी। लेकिन किसी भी फर्म से आप रिटायरमेंट लें जब तक या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, कुछ ऐसी चीजों से हमें पता लगे कि जो होगी जरूर। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो इट इज द कंडीशनल प्रॉमिस और इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिस नोट। तो इट इज ऑल्सो नॉट ए वैलिड प्रॉमिस नोट, इट इज not a valid promissory note because it is a conditional promise to pay। it is conditional promise to pay। now बेटा क्लियर।
क्लियर बेटा? रिटायरमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म जिसकी जो कंडीशन लगाई है इसके आधार पर ये कंडीशनल है, और रिटायरमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी इवेंट नहीं है कि जो होगी ही होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज ए कंडीशनल प्रॉमिस टू पे, और इस वजह से ये वैलिड प्रॉमिस नोट नहीं होगा। क्लियर बेटा? तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद क्लास को साइन ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आज शुरू किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया कि जिस इंस्ट्रूमेंट से एक राइट क्रिएट किया जा सके इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, और जो साथ के साथ ट्रांसफरेबल भी हो। और लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से तो बहुत सारे चीजें जो हैं हमारे आसपास जो हैं वो बहुत सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये एक्ट उन सब चीजों पर लगे। तो सेक्शन 13 में उसने साफ साफ डिफाइन कर दिया है कि एट पर सेक्शन 13 ओनली प्रॉमिस नोट, ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज और ओनली चेक इज ए प्रॉमिसरी नोट। यानी कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट में जो बताई गई बातें हैं वो जो लगेंगी वो इन तीन चीजों पर ही लगेंगी। सेक्शन 4 में डेफिनेशन गिवन है प्रॉमिस नोट की, सेक्शन 5 में डेफिनेशन गिवन है बिल ऑफ एक्सचेंज की, और सेक्शन 6 में डेफिनेशन गिवन है चेक की। तो आज हमने प्रॉमिस नोट को कंप्लीट किया है। एज पर सेक्शन 4 प्रॉमिस नोट मींस एन इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। ऑल्दो करेंसी नोट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रॉमिस नोट का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती कि जो इसमें राइट्स बताए जाएंगे इसके होल्डर को, जिनके पास भी प्रॉमिस नोट होगा उसके राइट्स होंगे कुछ, जो लोग मेकर होंगे उनकी कुछ ड्यूटी होंगी। तो करेंसी नोट का जो मेकर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और होल्डर तो आप और हम सभी लोग हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है वाली बात कि जो इस एक्ट में बताई गई राइट हैं होल्डर को, तो वो लोग बाग हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर पाए। तो इसलिए साफ साफ मैंने कर दिया कि नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट, ऑल्दो करेंसी नोट इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉमिस नोट। तो प्रॉमिस नोट मींस एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट containing an unconditional undertaking to pay a certain sum of money only to a certain person or to the bearer or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, और साइन बाय द मेकर बीच में कहीं भी लगा लीजिएगा। तो ये सारी की सारी ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन है, और एसेंशियल एलिमेंट यहीं से सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट निकल जाएंगे। राइटिंग होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए, और सम ऑफ मनी ओनली होना चाहिए, और एक सर्टेन पे होना चाहिए। तो ये सारी सारी एसेंशियल एलिमेंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में फिर बाकी के दो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।